हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। चलिए, लॉकडाउन में हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और बात करते हैं स्पीयरमैन की बात, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी की। थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन से आप लोग इससे पहले भी परिचित होंगे, जो बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं। थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है, ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी है, ये आपका 1938 में 1938 में दिया गया था। यानी आपकी थर्स्टन की जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो 1938 में इस सिद्धांत का वास्तव में प्रतिपादन किया गया था। और इस सिद्धांत की अगर हम बात करें आगे, तो इस कई वर्षों तक जो आपके फैक्टर्स एनालिसिस की जो किए गए थे, जो फैक्ट्स थे, उन पर इसको डिपेंड किया गया। कहने का अर्थ है कि जो इससे डाटा कलेक्शन किए गए थे उसकी एनालिसिस फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंतर्गत या फैक्टर एनालिसिस के अंतर्गत की गई थी। गिलफोर्ड और थर्स्टन, इन दोनों लोगों ने आपके जो द्विकारक सिद्धांत था, टू फैक्टर थ्योरी थी आपकी स्पीयरमैन की, उन्होंने स्पीयरमैन की आलोचना की और आलोचना के बाद, स्पीयरमैन की आलोचना के बाद उन्होंने ग्रुप फैक्टर्स थ्योरी को दिया, थर्स्टन ने। यानी कहने का अर्थ है कि इन्होंने आपकी टू फैक्टर थ्योरी की आलोचना की और उस आलोचना के बाद इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने जो थ्योरी है इसका प्रतिपादन वास्तव में कारक विश्लेषण विधि के आधार पर किया। कहने का अर्थ है कि इन्होंने डाटा कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन करने के बाद इन्होंने उसका जो विश्लेषण था उसे उन्होंने कारक विश्लेषण के जो विधि है उससे प्राप्त तथ्यों पर आधारित किया। कारक विश्लेषण के आधार पर ही थर्स्टन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्धि की जो संरचना है वो मूल कारकों के समूह से होती है। यानी बुद्धि की जो भी आपकी संरचना है वो मूल कारकों से संबंधित होती है। ठीक है, यह स्वाभाविक है कि ये जो सिद्धांत है आपके थर्स्टन ने धीरे धीरे किया और फिर बाद में इसका संशोधन भी किया गया। जाहिर सी बात है कि कभी भी हम किसी सिद्धांत को बनाएंगे या उसके बारे में कुछ अतिरिक्त हम अगर उसमें निकालने की कोशिश करेंगे या अतिरिक्त कुछ रिसर्च करेंगे तो उसमें समय लगेगा, धीरे धीरे ही होगा। लेकिन इसमें आपके कुछ उन्होंने सिद्धांत बनाने के बाद उसमें कुछ संशोधन भी किया। इस सिद्धांत को अगर हम नाम के आधार पर ही देखें, चूँकि यहाँ पर कहा गया है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो जहाँ ग्रुप है यानी यहाँ पर ग्रुप में फैक्टर, आपकी बुद्धि के कई जो फैक्टर हैं, कई जो कारक हैं, उनका एक समूह है। कहने का अर्थ है कि थर्स्टन ने जो आपकी बुद्धि की व्याख्या की है, जो बुद्धि का इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसमें इन्होंने बुद्धि के कई कारकों की व्याख्या की है और बुद्धि के कई कारकों के आधार पर इन्होंने बुद्धि की व्याख्या की और साथ में उसे समझाने का कार्य किया। यहाँ कहने का अर्थ है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो स्पीयरमैन की तरह सिर्फ दो कारकों पर से संबंधित नहीं था, बल्कि कई कारकों का एक समूह था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य में जो इंटेलेक्चुअल वर्क पर्सन करता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट मीन्स कि आपकी जो थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, इसके अनुसार जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है, उसमें अनेक छोटे छोटे जो होते हैं वो विशिष्ट कारक सम्मिलित होते हैं। यानी यहाँ पर जो भी पर्सन इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है उसमें, उस इंटेलेक्चुअल वर्क में उसके कई जो हैं स्पेसिफिक जो फैक्टर होते हैं वो नहीं पाए जाते। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अलग अलग जो मानसिक क्षमताएं हैं उसके द्योतक जो होते हैं। साथ ही साथ जो किसी बुद्धिमत्तापूर्ण जो कार्य है, जो इंटेलेक्चुअल वर्क है, उसमें जी कार्य की भी प्रधानता नहीं होती, ऐसा थर्स्टन कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसा स्पीयरमैन ने कहा था कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होता है या जो व्यवहार होता है, उसमें हमारे जो जी फैक्टर होते हैं, जो जी कारक होते हैं, उनकी प्रधानता होती है। लेकिन इन्होंने इस बात का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये जब भी हम कोई इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक जो फैक्टर होते हैं, जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा कि स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, विशिष्ट कारक होते हैं हमारे विशिष्ट बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों में, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा है कि हर मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वो क्षमता के अलग अलग द्योतक होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ स्पीयरमैन की जो थ्योरी है यहीं पर उन्होंने आलोचना भी की है, जिससे ये स्पष्ट हो सकता है कि आपकी जो थर्स्टन है वो स्पीयरमैन के जी कारक के जो मान्यता है, जो उन्होंने जनरल फैक्टर की बात की है स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने इसे अस्वीकार कर दिया है। थर्स्टन ने इस बात को
अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो एक सामान्य प्रधान कारक है, जो भी हम मानसिक प्रक्रियाएं या क्षमताएं का प्रयोग करते हैं, इसमें जो आपके जनरल फैक्टर होते हैं वो नहीं होते, यानी स्पीयरमैन की तरह इसमें कोई जनरल फैक्टर नहीं होता। और जब भी हम कोई इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे होते हैं तो इंटेलेक्चुअल वर्क में कोई हमारे स्पेसिफिक फैक्टर नहीं होता। यानी स्पीयरमैन के दोनों कारक, जी कारक और यस कारक, जनरल फैक्टर और जो उन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर की बात की थी, इन्होंने दोनों को अस्वीकार किया। और उन्होंने बताया, थर्स्टन ने बताया कि आपकी जो भी मानसिक प्रक्रियाएं या क्षमताएं होती हैं उसका एक सामान्य प्रधान कारक होता है, कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है, बल्कि सामान्य प्रधान कारक, कॉमन प्राइमरी फैक्टर है, जो उन सभी मानसिक क्रियाओं को आपस में एक दूसरे को बांध के रखता है। ठीक है, तो यहाँ थर्स्टन का कहना है कि हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है, ये इसमें कई कारक होते हैं और ये सभी कारक जो हैं आपके कॉमन प्राइमरी फैक्टर के द्वारा, यानी कहने का अर्थ है कि जो कॉमन प्राइमरी फैक्टर है वो बुद्धि के सारे जो आपके फैक्टर हैं उनको एक दूसरे से जोड़ करके रखता है, एक दूसरे को बांध करके रखता है। साथ ही अगर इन मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग रखने का कार्य जो है वो भी आपका कॉमन फैक्टर ही करता है। तो यानी इन्होंने जी फैक्टर और यस फैक्टर दोनों को अस्वीकार किया, और दोनों को अस्वीकार करने के साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको अलग रखने का कार्य और जो मानसिक प्रक्रियाएं उन्हें एक सूत्र में बांधने का कार्य, ये दोनों कार्य आपकी जो कॉमन प्राइमरी फैक्टर हैं वही करते हैं। क्लियर है? ये ऐसी जो आपकी मानसिक क्रियाएं हैं जिनका एक प्रधान कारक होता है, वो आपस में ये क्या है, कोरिलेटेड हैं, यानी सहसंबंधित होते हैं, एक साथ मिल करके एक समूह का निर्माण करेंगे। कौन कर रहे हैं? मानसिक प्रक्रियाएं जिनका एक प्रधान कारक है। ठीक है, तो ये जो आपके प्रधान कारक हैं, इनकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं आपस में कोरिलेटेड होती हैं, आपस में सहसंबंधित होती हैं, साथ ही एक साथ मिल करके एक ग्रुप बनाती हैं। यही इस समूह का जो प्रतिनिधित्व करता है इस ग्रुप का, यानी जो कॉमन फैक्टर्स आपके सारे हैं, इन सारे फैक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले जो आपके कारक होते हैं प्रधान क्षमता वाले, मीन्स प्राइमरी जो फैक्टर आपके प्राइमरी जो एबिलिटी से रिलेटेड आपके फैक्टर हैं उन्हीं को कहा गया है आपकी। यानी कहने का अर्थ है कि जो पूरे समूह का आपके प्रतिनिधित्व करने वाला कारक होता है उसे ही आपकी प्रधान क्षमता या प्राइमरी एबिलिटी कहा जाता है। इसी तरह के आपके जो दूसरे कारक होते हैं, इस तरह के जो आपके दूसरे मानसिक क्रियाओं को एक सूत्र में बांधने वाले अन्य कारक होते हैं या अन्य क्षमता होती है, जो फैक्टर एबिलिटी होती है, ऐसी सभी प्रक्रियाओं का एक अन्य समूह होता है ये। इसी तरीके से फिर अगर तीसरे तरह की मानसिक क्षमताओं की हम बात करें तो तीसरा प्रधान कारक होगा, यानी हर मानसिक जो क्षमताएं हैं उनका एक प्रधान कारक जरूर होगा। जो भी हम कोई स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं तो उस इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए, हर वर्ग के लिए एक एक प्रधान कारक होगा। यानी जो भी हमारा समूह होगा, हर समूह के लिए एक प्रधान कारक, चाहे पहला प्राइमरी हम ले, चाहे दूसरा ले, चाहे तीसरा ले, हर का एक प्रधान कारक होगा जो भी हमारी मानसिक क्षमताएं होती हैं। और यही प्रधान कारक हमारे सभी मानसिक क्षमताओं को एक सूत्र में बांध के रखता है, जो इन सभी को बांधने के साथ बांध कर रखेगा, साथ ही वो इंटेलेक्चुअल वर्क में उसकी मदद भी करता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम थर्स्टन की बात करें तो उस थर्स्टन का जो सिद्धांत है, अलग अलग जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनके अलग अलग जो आपके प्राइमरी फैक्टर हैं उनके एक सूत्र में बांधने के साथ ही अलग अलग ग्रुप का भी निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो अभी मैंने बात की कि कुछ मानसिक प्रक्रिया है एक साथ होंगी, दूसरी मानसिक प्रक्रिया एक साथ होंगी, तीसरी जो मानसिक प्रक्रियाएं एक साथ होंगी, हाँ उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं के आपके एक प्रधान कारक होंगे। लेकिन ये क्या है, आपका एक तरह का समूह का निर्माण हो रहा है, क्योंकि कई मानसिक प्रक्रियाओं को प्रधान कारक बांध करके रख रहा है तो वे एक समूह का निर्माण करेंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, दूसरी जब मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो एक समूह का निर्माण करेंगी, तो ये अलग अलग तरह के आपके समूह का निर्माण करती हैं। तो यहाँ ये जो प्रधान कारक है एक सूत्र में बांधने के साथ ही एक समूह का निर्माण भी कर देता है। यही जो आपकी बौद्धिक मानसिक क्षमताएं होती हैं, कई समूह हो गए, चूंकि कई आपकी मानसिक प्रक्रियाएं होंगी, ए बी सी डी एनीथिंग, तो यहाँ कई मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं एक साथ समूह का निर्माण करेंगी, जिसमें कई समूह होंगे आपके, जिसमें प्रत्येक समूह का अलग अलग आपका प्रधान कारक होगा, यानी प्राइमरी फैक्टर सबका अलग अलग होगा, जो उन सभी मानसिक क्षमताओं को एक सूत्र में बांधेगा। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ
मानसिक प्रक्रियाओं के लिए कई मानसिक प्रक्रियाओं आपकी एक साथ बनेंगी। एक आपके उसका प्रधान कारक होगा, दूसरी मानसिक क्रियाओं के लिए दूसरा प्रधान कारक होगा, तीसरी मानसिक प्रक्रियाओं के लिए तीसरा प्रधान कारक होगा। जो प्रधान कारक है वो अपने समूह की सभी मानसिक प्रक्रियाओं को बांध करके रखेगा। ठीक है, इसके साथ ही जो जो प्रधान कारक है उनको एक सूत्र में बांधने का दूसरा जो कारक है वो कार्य करेगा। तो यह एक तरह से आपका सर्किल बना हुआ है और साथ ही एक तरह के समूह का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे जो आपके प्रधान कारक हैं वास्तव में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि उनके बीच में अलग अलग तो सारे प्रधान कारक हैं, लेकिन उनके बीच में एक तरह का कोरिलेशन जरूर होता है। लेकिन किसी भी एक, अगर हम प्रधान कारक की बात करें, किसी हम प्राइमरी फैक्टर्स की बात करें, तो ये जो आपके प्राइमरी फैक्टर होते हैं उनके अंतर्गत सभी तरह की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं या जो मानसिक क्षमताएं हैं या जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो आपस में काफ़ी सहसंबंधित होती हैं। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में, जो उन्होंने समूहों की बात की थी, तो उन्होंने अपने सिद्धांत में 7 प्रकार की मानसिक क्षमताओं की बात की थी। मीन्स कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की उन्होंने बात की है। इसमें जो आपकी प्रधान क्षमताओं की बात की जो उन्होंने, उसमें मूल रूप से तो 6 ही क्षमताएं थी, लेकिन उसका स्पष्टीकरण जो है उन्होंने 7 का किया है। यानी उन्होंने 7 प्रधान जो क्षमताएं हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए एक तरह की बैटरी तैयार की है, जिससे कि आपकी जो प्राइमरी जो मेंटल सेट है या जो आपकी टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसको उन्होंने तैयार किया और जो भी आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थी उसको उन्होंने मेजरमेंट भी किया। वो जो 7 प्रधान जो आपकी मानसिक क्षमताएं हैं, अब यही कहेंगे कि 7 प्रधान मानसिक क्षमताएं कौन कौन सी हैं, तो आप इसको जान लीजिए। ये 7 जो प्रधान आपकी मानसिक क्षमताएं हैं उसमें है आपकी शाब्दिक अर्थ क्षमता, यानी कहने का अर्थ है कि वर्बल मीनिंग एबिलिटीज़। दूसरा है आपका शब्द प्रवाह क्षमता यानी वर्ड फ्लुएंस एबिलिटी। स्थानिक क्षमता स्पेशल एबिलिटीज़। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, आंकिक क्षमता। नेक्स्ट अगर बात करें तो रीजनिंग एबिलिटीज़, इट मीन्स तर्क क्षमता। और इसके बाद है आपकी मेमोरी एबिलिटीज़ एंड परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटीज़। ठीक है, तो ये 7 मानसिक क्षमताओं की उन्होंने बात की है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो आपकी वर्बल मीनिंग एबिलिटीज़ है, इसका इंडिकेशन है वी, इसे वी से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ जो शाब्दिक अर्थ क्षमता की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ शब्दों और वाक्यों के जो अर्थ होते हैं वो समझने की क्षमता आपकी शाब्दिक अर्थ क्षमता से रिलेटेड है। यानी कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति शब्दों को समझने और उसके वाक्यों को समझने, उसके अर्थ को समझने में अगर क्षमतावान है, अगर उसके पास ये एबिलिटी है कि व्यक्ति के सामने वाले के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, जो वाक्य निकल रहे हैं, उसका वो पूर्ण रूप से अर्थ प्रदान कर पा रहा है, अर्थ समझ पा रहा है, तो ऐसी क्षमता जिन व्यक्तियों के अंदर होती है उसे कहा गया है वर्बल मीनिंग एबिलिटीज़। इसका इंडिकेशन मैंने कहा है कि इसको भी से इंडिकेट किया जाता है। दूसरी क्षमता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटीज़ की बात की गई है, यानी शब्द प्रवाह क्षमता। यानी जो शब्द दिए हुए हैं, जो दिए हुए शब्द हैं उससे असंबंधित या अलग अलग शब्दों को सोचने की जो क्षमता होती है उसे कहा गया है शब्द प्रवाह क्षमता यानी वर्ड फ्लुएंसी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। ऐसे शब्द जो असंबंधित हो और अलग शब्दों को सोचने की क्षमता, यानी जो शब्द आपके सामने बोले जा रहे हैं उससे संबंधित न हो करके उससे असंबंधित जो शब्द होते हैं उनके बारे में हमें अलग तरीके से सोचने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है उसे कहा गया है आपकी वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटीज़। ठीक है, इसका इंडिकेशन W, जो कि वर्ड फ्लुएंस एबिलिटीज़ इंडिकेट किसको कर रहा है, ये W से। ये जो क्षमता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति में सेपरेट होती है और यहीं से आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी शो करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता इक्वल कभी भी नहीं होती। दूसरी बात की गई है स्थानिक क्षमता की, स्पेशल जो एबिलिटी है। तो यहाँ जो आपकी स्थानिक क्षमता है, यानी किसी दिए हुए स्थान में, किसी स्पेस की यहाँ बात की जा रही है, उसमें जो काल्पनिक रूप से वस्तुओं के जो मैनिपुलेट किए जाने की जो क्षमता होती है उसी को कहा गया है स्थानिक क्षमता। यानी इसे यस से इंडिकेट करेंगे, जाहिर सी बात है यस से इंडिकेट करना होगा। यहाँ पर बस ध्यान आपको ये देना है कि जब भी हम किसी स्पेस की कल्पना की बात करते हैं
जैसे कोई आपसे पूछता है कि आप वहाँ पर गए थे या वहाँ का रास्ता आप देखे हो, तो एक तरह से आप बैठे हुए होते हैं कहीं और, लेकिन वो चीज़ें परसीव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये रोड ऐसे बनी है, यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो लोकेशन आप शो कर रहे हो, ये जो लोकेशन यहाँ पर कैसे लोकेशन आप शो कर रहे हैं, काल्पनिक रूप से, लेकिन वहाँ की जो काल्पनिक चीज़ें हैं आप उसे मैनिपुलेट कर करके सेपरेट तरीके से जो प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी वहाँ की जो रियल जो फिगर हैं, जो दृश्य है, उसको आपने देखा और देखने के बाद उसे मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करने की जो आपके अंदर क्षमता है, ये क्षमता आपकी स्थानिक क्षमता है। ठीक है। इसके साथ ही जैसे आप लोग कंपटीशन फाइट करने के लिए जाते हैं और कंपटीशन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसको ये कहा जाता है कि आप इसको मिलाइए, या प्रश्न का जो चित्र है वो आपको उत्तर के किस चित्र में दिखाई दे रहा है, उत्तर का कौन सा ऐसा चित्र है जो प्रश्न के चित्र को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपकी स्थानिक क्षमता पे ही डिपेंड होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एक चित्र को दिखाया जाता है जो प्रश्न से आपके संबंधित है। क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन में जो आपके 4 फिगर दिखाए जाते हैं, उस 4 फिगर को जब आप लोग देखते हैं तो उसमें आपको कोई एक फिगर ऐसा होता है जो प्रश्न के से संबंधित होता है, या जो प्रश्न में जो फिगर दिया गया है उससे संबंधित होता है, यानी उसकी तरह दिखाई देता है। ऐसे जो आपके फिगर होते हैं वो आपकी स्थानिक क्षमता से संबंधित होते हैं, यानी आप उसे समझ पाते हैं कि ये फिगर बिल्कुल उसी क्षमता से रिलेटेड है। यानी ये इस स्थान पर ये लाइनिंग की गई, उस स्थान पर वो लाइनिंग की गई, यानी बस उसे उलट दिया जाता है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। तो ये जो उलट दिया जा रहा है वही आपकी स्थानिक क्षमता को इंडिकेट करता है। आगे हम अगर चलें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी जाहिर सी बात है एन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इंडिकेशन भी आपका एन ही होगा। तो यहाँ इसको एन से इंडिकेट करते हैं। यहाँ एक्चुअली और तीव्रता के साथ जो आगे पर कहें तो कहने का अर्थ है कि जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किया जाता है उसकी क्षमता को इंडिकेट करता है। हम बिल्कुल एक्चुअल जो काउंटिंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल हम बोले तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये जो एक्चुअली आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम सपोज दैट पेपर पेंसिल आप नहीं कर रहे हैं, माइंड में ही एक तरीके से किसी जो डिजिट है उसका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन आप कितनी शुद्धता से कर पा रहे हैं और कितनी तीव्रता से कर पा रहे हैं, ये दोनों चीज़ यहाँ पे मस्ट है कि शुद्धता और तीव्रता दोनों चीज़ें आपकी मस्ट हैं। ये आपकी एक तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को शो कर रहा है। आप किसी भी डिजिट को, किसी भी न्यूमेरिकल को कितनी अच्छे तरीके से, कितने एक्चुअल तरीके से और कितने कहें तो उसको तीव्रता के साथ कितनी जल्दी आप उसे अगर कैलकुलेट कर पा रहे हैं और सही सही कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो ये शो करता है कि आपके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर इसकी विपरीत अवस्था हो, यानी आप स्पीड में तो सॉल्व कर रहे हैं किसी न्यूमेरिकल को, लेकिन वहाँ पे शुद्धता कम है, तो इसका मतलब कि न्यूमेरिकल एबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी डैमेज है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रीजनिंग एबिलिटी की। यहाँ रीजनिंग यानी वाक्य के समूह हो या अक्षरों का समूह हो। अब यहाँ पे फिर वही मैं बात करूँगी कंपटीशन की। कंपटीशन में इससे रिलेटेड जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं जो आपके रीजनिंग को मेजर करते हैं, या जो आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है उसका मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वास्तव में वो कुछ आपके कहें तो वाक्य दिए जाते हैं, वर्ड्स दिए जाते हैं, या कहीं पर कुछ ऐसे डिजिट दिए जाते हैं, कुछ अक्षर दिए जाते हैं जो स्पेसिफिक किसी प्रिंसिपल, यानी कहने का अर्थ है किसी स्पेसिफिक जो नियम होते हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। आपको उस नियम की खोज करनी होती है, किस नियम के अनुसार वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रश्न में आपकी सपोज कुछ समूहों को दे दिया गया है, कुछ कारकों को दे दिया गया, या कुछ अक्षर को दे दिया गया, कुछ डिजिट को दे दिया गया, वो कैसे एक दूसरे के साथ संबंधित है, कैसे कोरिलेट हैं, तो वो किसी न किसी नियम के अनुसार बनी हुई। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कोई ना कोई प्रिंसिपल ज़रूर होगा। वो जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उस प्रिंसिपल को ढूंढना आपको है। तो ये जो प्रिंसिपल के कारण वो डिजिट या वो अक्षर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस प्रिंसिपल को ढूंढने की जो क्षमता होती है उसे कहा गया है रीजनिंग एबिलिटीज़, और इसी का इंडिकेशन आर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेमोरी एबिलिटीज़ की। मेमोरी हर किसी के पास होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो यहाँ जो मेमोरी एबिलिटीज़ है
इसमें हम किसी भी पाठ्य वस्तु को यानी विषय वस्तु को मेमोरी में कितनी देर तक रख पाते हैं। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ होगी, इनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल, वो चीज़ नहीं हटेंगी, थ्योरी कोई भी हो। तो यहाँ किसी पाठ या विषय वस्तु या घटना को जल्दी से जल्दी याद कर लेने की जो क्षमता है, और जल्दी याद कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर जल्दी जल्दी भूल गए तो इसका मतलब कि यहाँ मेमोरी एबिलिटीज आपके पास नहीं है। जितनी जल्दी में हम उसको याद कर पा रहे हैं, उतनी जल्दी में अगर हम उसको छोड़ दे रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं या फॉरगेट हो गई वो विषय वस्तु, तो फॉरगेटिंग की अगर मात्रा बढ़ गई है तो यहाँ मेमोरी एबिलिटीज इसका मतलब आपके पास नहीं है या कम है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, यहाँ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थर्स्टन की। तो अकॉर्डिंग टू थर्स्टन जो मेंटल एबिलिटीज है उसमें ये कहा गया है कि जो भी विषय वस्तु या घटना जिसे हम जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं, और याद कर लेने की जो क्षमता है, यानी कितनी जल्दी हम उसको याद कर ले रहे हैं, याद करने की ही यहाँ बात नहीं है, यहाँ रिकॉल भी करना है। जो मैंने अपनी मेमोरी में फिट किया उसे वापस हमको रिकॉल करना है। तो रिकॉल करने की जो हमारी एबिलिटीज़ है वो अब आपकी मेमोरी एबिलिटीज़ के अंतर्गत आती है। इससे एम से इंडिकेट किया जाता है या एम से इसको संकेत किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटीज़ की, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक आपकी। तो यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति जो क्षमता है, परसेप्चुअलिटी की बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात हो और परसेप्शन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये भी आपकी एक तरह की जो मेंटल एबिलिटीज़ है, स्पेसिफिक यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी जो है वो भी मेजर की जा सकती है। तो यहाँ बात कर रहे थे हम लोग परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी की, जिसमें किसी भी घटना या वस्तु का हम लोग कितना डिटेल में, कितनी तेज़ी से, कितनी स्पीड में हम परसीव कर पाते हैं। कोई घटना हमारे सामने घटित हुई, उस घटना को हम कितनी जल्दी उसको हमको अडॉप्ट करना है, परसीव करना है। और परसीव यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ संवेदना और प्रत्यक्षण के बीच की प्रक्रिया। तो संवेदना और आपकी जो ये प्रत्यक्षण है उसके बीच की हमको ज्ञान होगा, तभी हम परसीव कर पाएंगे, और परसीव करेंगे तो व्यवहार होगा। तो यहाँ जो हम परसीव कर रहे हैं, किसी भी घटना को हम परसीव कर रहे हैं, तो कितना हम विस्तृत रूप में उसका परसेप्शन कर पा रहे हैं। सपोज दैट आपके सामने से कोई घटना अचानक घटित हुई और घटने के बाद समाप्त हो गई। तो घटना घटित हुई, आपने उसको उस गति के अनुसार, जितनी स्पीड में वो घटना घटित हुई उतनी ही गति में क्या आपने उसे डिटेल में परसीव किया? यदि हाँ, तो इसका मतलब कि परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी आपके पास है। अगर नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी आपके पास नहीं है, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। ठीक है। तो यहाँ थर्स्टन का मानना है कि जब भी हम किसी वस्तु या घटना का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, परसेप्शन करते हैं, तो परसेप्शन के दौरान हम उसी घटना को कितने विस्तृत तरीके से और कितनी तेजी से हम परसीव कर पा रहे हैं। तो ये जो तेजी से या स्पीड में हमको परसीव करने की जो हमारी क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसी को कहा गया है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता। इंडिकेशन चूंकि यहाँ परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी है तो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इंडिकेशन क्या होगा? पी होगा। अगर हम बात करें एटकिंसन और हिलगार्ड की, तो एटकिंसन और हिलगार्ड 1983 की मैं बात करूंगी, तो उन्होंने थर्स्टन की जो सिद्धांत है, यहाँ एटकिंसन और हिलगार्ड 1983 ने जो थर्स्टन के सिद्धांत की समीक्षा की, उन्होंने इसमें पाया है कि ये जो सिद्धांत है इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं। कहने का अर्थ है कहीं भी आपकी मेरिट्स होंगी तो वहाँ डिमेरिट्स होना स्वाभाविक है। तो थर्स्टन की जो डीमेरिट्स की बात एटकिंसन और हिलगार्ड ने की है, हम इसको आपके सामने ज़रूर प्रेजेंट करना चाहेंगे। इसमें आपके दिया गया है कि जो थर्स्टन है, इनकी पहली जो समीक्षा की गई, इसमें ये दिखाया गया है कि थर्स्टन ने इस बात पर बल दिया है और काफ़ी जोर दे करके बल दिया है कि ये जो सिद्धांत है, जो थर्स्टन के द्वारा आपके प्रतिपादित सिद्धांत है, इसमें आपकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, 7 प्रकार की मानसिक क्षमताओं की उन्होंने बात की है, जिसमें कि आपकी जो भी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो सेपरेट हैं। कहने का अर्थ है कि वो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ ये जो इंडिपेंडेंट आपके हैं, कहने का अर्थ है कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये पाया है कि इसमें जो आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ये आपस में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती। यानी ये कहा ही नहीं जा सकता कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोरिलेशन नहीं है, जैसा कि थर्स्टन ने कहा है। और गिलफोर्ड ने और एटकिंसन ने अपने जो स्टडी की उसमें इन्होंने पाया
कि जो थर्स्टन ने कहा कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसके बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ऐसे 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को देखा तो उसके बीच में उन्हें कोरिलेशन मिला और उन्होंने इस कोरिलेशन को दिखाने की भी कोशिश की और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जो आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र हो सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से हम उन्हें स्वतंत्र नहीं कह सकते, यानी कहने का अर्थ है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि बहुत हद तक सहसंबंधित होते हैं, ऐसा कहना है आपके एटकिंसन और हिलगार्ड का, जिन्होंने इनकी थ्योरी की समीक्षा की थी। दूसरी बात कहें तो थर्स्टन ने शो किया है कि जो ये आपकी 7 मानसिक क्षमताएं होती हैं, यानी कहने का अर्थ है 7 प्राइमरी में जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं ये आपस में स्वतंत्र होती हैं, साथ ही जी कारक के समान कोई फैक्टर होता ही नहीं, कोई कारक होता ही नहीं है। जैसा कि आपके स्पीयरमैन ने कहा, स्पीयरमैन ने स्पेसिफिक जनरल फैक्टर पे काफ़ी जोर डाला था और उन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर की भी बात की थी। तो स्पीयरमैन का कहना था कि जब भी जो हमारे जनरल फैक्टर होते हैं वो जन्मजात होते हैं और जो जनरल फैक्टर होते हैं इन्हीं के द्वारा आपके जो स्पेसिफिक फैक्टर हैं वो बन जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी सोसाइटी में स्पेसिफिक फैक्टर को यूज़ करते हैं तो उसी के द्वारा हम एक्वायर कर पाते हैं सोसाइटी से कुछ। तो जहाँ एक्वायर करने की बात होती है वहाँ जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ भी इन्होंने बात करें स्पीयरमैन की, तो स्पीयरमैन ने इस पर काफ़ी जोर देकर के कहा था कि जी कारक जो होता है हमारी बुद्धि के लिए सबसे आवश्यक कारक है, जनरल फैक्टर है और ये प्रत्येक व्यक्ति में पाया भी जाता है। इसी के द्वारा हम स्पेसिफिक फैक्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी उन्होंने दिया था। लेकिन जो थर्स्टन है उन्होंने जी कारक को पूर्ण रूप से मान्य कर दिया। उनका कहना है कि जो जी फैक्टर है इस ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि जो थर्स्टन ने बात कही उनका मानना है कि जो जी कारक के समान किसी प्रकार का कोई कारक वास्तव में होता ही नहीं है। इसी आधार पर थर्स्टन ने स्पीयरमैन के जी जो कारक है इसको अस्वीकार भी किया और इसी आधार पर उन्होंने स्पीयरमैन के जी कारक के साथ ही उनकी जो सिद्धांत है उसकी आलोचना भी की। लेकिन वास्तव में ये जो 7 आपकी क्षमताएं हैं जो उन्होंने कहा है थर्स्टन ने, जो 7 मेंटल एबिलिटीज़ की उन्होंने बात की है, ये स्वतंत्र न होकर के आपस में सहसंबंधित पाए गए। तो ऐसी स्थिति में आपकी स्पीयरमैन के जी कारक को तो समर्थन मिल ही जाता है। कहने का अर्थ है कि उन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज़ की बात की और 7 मेंटल एबिलिटीज़ आपके को रिलेटेड हैं। यहाँ बस इसी पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि 7 मेंटल एबिलिटीज़ उनकी क्या है, को रिलेटेड है, यानी इनके बीच में सातों जो मानसिक क्षमताएं हैं इन सातों मानसिक क्षमताओं के बीच में कोरिलेशन है। तो जहाँ कोरिलेशन होगा वहाँ पर अब स्पीयरमैन की अगर हम थ्योरी की बात करें तो स्पीयरमैन का जो जी कारक है, स्पीयरमैन का जो जी कारक है वो आपका अपने आप यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि स्पीयरमैन के जी कारक में भी कई मेंटल एबिलिटीज़ को माना गया था। तो स्पीयरमैन का जो जी कारक है उसको अपने आप समर्थन मिल रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 7 जो मानसिक क्षमताएं हैं ये एक दूसरे के साथ सहसंबंधित होती हैं। तो 7 मानसिक क्षमताएं अगर एक दूसरे के साथ सहसंबंधित हैं तो वही चीज़ तो आपके जी कारक की वही बात की गई है कि जी कारक सामान्य कारक है जिसमें सारे जनरल फैक्टर आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सातों कारक आपके एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो आपका जी कारक है, स्पीयरमैन का जी कारक है, उसे समर्थन मिल रहा है। तो यहाँ ये जो समर्थन मिल रहा है तो यहाँ पे थर्स्टन ने स्पीयरमैन की आलोचना कैसे की, इस आधार पर जो है वो थर्स्टन की ही थ्योरी की अपनी आलोचना हो रही है। साथ ही थर्स्टन ने इस आलोचना को भी एक तरह से स्वीकार किया है। वैसे थर्स्टन ने इस आलोचना को स्वीकार भी किया है और कहा है कि जो 7 आपकी प्रधान मानसिक क्षमताएं हैं यानी वो फर्स्ट ऑर्डर के जी कारक की नहीं है बल्कि सेकेंड ऑर्डर के जो आपके जी फैक्टर हैं उनकी हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि थर्स्टन ने जो अपने 7 फैक्टर जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसकी बात की और उन्होंने कहा कि ये सभी आपस में स्वतंत्र न होकर के आपस में सहसंबंधित पाई गई। तो सहसंबंधित पाई गई तो यहाँ जी कारक जो है स्पीयरमैन के जी कारक का समर्थन मिल रहा है। इस बात को थर्स्टन ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने अपने सिद्धांत को संशोधित करके अपनी इस आलोचना के बारे में बताया कि ये जो आपकी 7 प्रधान जो मानसिक क्षमताएं हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं। जो 7 क्षमताएं हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं जो जी कारक के नहीं हैं। लेकिन जब हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपकी मानसिक क्षमताएं हैं वो आपके जी कारक की हैं।
तो यहाँ कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर में रखा, कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें उन्होंने सेकंड ऑर्डर में रखा। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ये जो है कहें तो इसमें वैज्ञानिकता कम पाई जा रही है। कहने का अर्थ है कि यहाँ भी आपके जी कारक को समर्थन मिल रहा है। आगे हम बात करें थर्शन के सिद्धांत की, तो इनका जो आधार है वास्तव में फैक्टर एनालिसिस है। इससे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इस थ्योरी को, तो मैंने आपसे कहा था कि थर्शन की जो थ्योरी है आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, वो फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड है। और फैक्टर एनालिसिस में कई प्रकार के कारकों का मेजरमेंट किया जा सकता है, वो भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो थर्शन का ये सिद्धांत है वास्तव में फैक्टर एनालिसिस पे रिलेटेड था, यानी कारक विश्लेषण जो है आपकी इस विधि के द्वारा जो भी इन्होंने अपने फैक्टर्स थे उसकी एनालिसिस की थी। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि फैक्टर एनालिसिस से चूँकि कई तरह की मानसिक क्षमताओं का मेजरमेंट किया जा सकता है, कई प्रकार की कारकों का मेजरमेंट किया जा सकता है, उनकी एनालिसिस की जा सकती है। फिर इन्होंने इट मीन्स थर्स्टन ने 7 मानसिक कारकों की बात की। तो 7 मानसिक कारकों का ही मेजरमेंट कारक विश्लेषण के आधार पर किया जा रहा है, या यही 7 कारक हैं जिनका मेजरमेंट आपकी फैक्टर एनालिसिस के द्वारा किया जा सकता है या इनकी पहचान की जा सकती है, ये सही नहीं है। कहने का अर्थ है कि थर्शन का जो सिद्धांत है वो कारक विश्लेषण पर आधारित है। साथ ही जो कारक विश्लेषण है इसके द्वारा कितनी तरह की मानसिक क्षमताएं हैं उनकी पहचान की जा सकती है, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि ये निश्चित ही नहीं है कि कारक विश्लेषण से कितनी कारकों का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो वास्तव में ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट किया गया है, ये टेस्ट के जो आपके आइटम्स हैं इसके नेचर पर डिपेंड करता है। सच्चाई यही है कि जो भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, इनके जो आइटम्स हैं, जो एकांश हैं, जो पद हैं, इनका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, आइटम का नेचर क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर ये कहना थर्स्टन का सही नहीं है जो उन्होंने निश्चित कर दिया है कि बुद्धि में मूल रूप से सिर्फ 7 कारक ही प्रधान मानसिक क्षमताएं होती हैं, या 7 कारकों से संबंधित ही आपकी मानसिक क्षमताएं होती हैं, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। कारण है कि आपकी जो भी आपकी फैक्टर एनालिसिस की बात की गई है, यहाँ फैक्टर एनालिसिस में कितने आपके कारक हैं, उनका मेजरमेंट कहाँ तक किया जा सकता है, ये कहना वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि कारक विश्लेषण से कितनी तरह की मानसिक क्षमताओं की बात की मेजरमेंट किया जा सकता है, ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। और थर्स्टन ने स्पेसिफिक 7 कारकों के मेजरमेंट करने की बात कही है। तो यहाँ पर जो आइटम हैं आपके, जो भी टेस्ट हैं, टेस्ट के जो आइटम हैं, ये वास्तव में उनके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और थर्स्टन ने ये निश्चित कर दिया है कि बुद्धि में मूल रूप से 7 कारक ही होते हैं। तो थर्स्टन का ये निश्चित कर देना कि बुद्धि में मूल रूप से सिर्फ 7 कारक ही प्रधान हैं, प्रधान मानसिक क्षमताएं सिर्फ 7 हैं, ये उचित नहीं है और ये वैज्ञानिक में नहीं है। क्योंकि जो आपके अदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे गिलफोर्ड की अगर मैं बात करूं या एक्स्ट्रोम की बात करूं, तो इन्होंने बुद्धि में यहाँ एक्स्ट्रोम 1976 की जो मैंने बात की, उन्होंने बुद्धि में स्पेसिफिक 20 से 150 तरह की जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसकी पहचान की थी। कहने का अर्थ है कि जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है, गिलफोर्ड 1967 और एक्स्ट्रोम 1976, उन्होंने 20 से 150 20 to 150 तरह जो टाइप्स हैं ऐसी मेंटल एबिलिटीज़ की उन्होंने पहचान की थी। तो ये कहाँ से कह सकते हैं हम कि हमारी जो बुद्धि है उसमें सिर्फ 7 प्रकार की मानसिक क्षमताएं होती हैं या 7 ही प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। इन आलोचनाओं के बाद भी आज अगर हम थर्स्टन की बात करें तो ये सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय भी है और स्पीयरमैन के जो सिद्धांत है उसे सुपीरियर माना भी जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है, वास्तव में इनके अनुसार जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, उन्होंने एक सामान्य प्रधान कारक की जो बात की है, उन सभी मानसिक क्रियाओं को आपस में एक दूसरे में बांटने की बात की है। साथ ही मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से भिन्न रखने की बात की है। इन्होंने इसमें डिटेल दिया है, इन्होंने इसे क्लियर भी किया है। जो मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रधान कारक है वो आपस में कोरिलेट्स भी होते हैं, सहसंबंधित भी तो होते हैं। यहीं से इन्होंने कहें तो जी कारक के भी समर्थन दिया, साथ ही समूह कारक को भी उन्होंने बताने की कोशिश की। और उनका कहना था कि जो आपके समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले कारक होते हैं उनकी आपकी कुछ प्रधान क्षमताएं होती हैं, यही प्रधान जो क्षमताएं हैं वह उसी को उन्होंने जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं प्रधान क्षमता या प्रधान कारक माना उन्होंने। तो यहाँ स्पष्ट है कि 2-3 कारक मिलकर ही एक समूह का निर्माण करते हैं जो किसी क्षेत्र में व्यक्ति की बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ सिर्फ यही है
कि जो 2-3 कारक मिल करके किसी समूह का निर्माण करेंगे, तो 2-3 कारक में कोई एक प्रधान कारक होगा जो हमारे समूह के साथ ही हमारे जो क्षमताएं हैं उसका प्रतिनिधित्व करेगा, जो किसी क्षेत्र में व्यक्ति की स्पेसिफिक जो कहें विशिष्ट बुद्धि को इंडिकेट करता है। और इन्होंने 7 प्रकार के जो आपके कारक हैं, जिसमें मैंने कहा कि वर्बल एबिलिटीज़, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पिरिचुअल, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग, मेमोरी, इन सब की उन्होंने बात की थी। और इस आधार पर इन्होंने जो थ्योरी अपनी दी, उनका थ्योरी कहें तो मैंने अभी कहा कि काफ़ी सुपीरियर रहा। इसमें जो आलोचनाएं भी की गई थी वो आलोचनाएं बहुत महत्व नहीं रखती हैं, जिसमें कहा गया था कि थर्सन ने जो प्रधान मानसिक क्षमताएं हैं उन्होंने एक दूसरे से स्वतंत्र माना था, यानी कहने का अर्थ है कि उसमें सहसंबंध नहीं है, लेकिन ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने पाया ही नहीं। उनका भी यही कहना था कि जो सभी आपकी मानसिक क्षमताएं होती हैं आपस में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, आपस में सहसंबंधित होती हैं और बहुत हद तक ये सहसंबंधित होती हैं। साथ ही इन्होंने जो और कारक विश्लेषण की विधि की बात की थी, तो कारक विश्लेषण विधि की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इससे कितनी तरह की मानसिक क्षमताओं को मेजर किया जा सकता है, आपकी ये पहचान करना निश्चित नहीं है। तो ये जहाँ निश्चित ही नहीं है, उन्होंने स्पेसिफिक 7 कारकों की बात की थी, तो ये निश्चित कर देना वास्तव में सही नहीं था और वैज्ञानिक भी नहीं था। इसी आधार पर इनकी आलोचना भी की गई। लेकिन आज भी अगर हम थर्सन की बात करें तो इनका समूह कारक सिद्धांत काफ़ी सुपीरियर रहा है और मनोवैज्ञानिकों को आगे के लिए जो रिसर्चेस हो रहे हैं उसमें इन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है। थर्स्टन ने ये जो जी कारक को अस्वीकार किया और लगभग इन्होंने 56 आपकी अलग अलग ऐसी एबिलिटीज़ जो हैं उस पर टेस्ट उन्होंने किया और ये टेस्ट उन्होंने काफ़ी प्रयोज्यों पर किया, यानी सब्जेक्ट उनके काफ़ी अधिक थे, जिसके स्कोर को उन्होंने लिया और जो टेस्ट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो स्कोर उनको मिले उसका एनालिसिस करने के बाद तब जाकर के उन्होंने 7 प्रकार की मानसिक क्षमताओं की बात उन्होंने की। तो यहाँ ये जो आपकी 7 प्रकार की जो मानसिक क्षमताएं हैं इसको निकालने के लिए उन्होंने आपकी बोले तो 56 जो क्षमता परीक्षण है उस पर उन्होंने प्रयोग करने की बात दिया था। साथ ही जो थर्स्टन ने कहा कि जो भी आपकी बौद्धिक मानसिक क्रियाएं होती हैं, इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें एक या इससे अधिक जो प्रमुख मानसिक क्षमता होती है वो जरूर सम्मिलित होती है। थर्स्टन अपनी जो पत्नी है थेल्मा, तो थर्सन अपनी पत्नी थेल्मा जी थर्सन से मदद ली उन्होंने इस थ्योरीज को बनाने में। कहने का अर्थ है कि थर्सन ने जो भी आपकी इस पे ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी इसमें कंप्लीट करने के लिए इसमें उन्होंने अपनी पत्नी का सहयोग लिया और उनके सहयोग से इन्होंने 7 प्रकार की मानसिक क्षमताओं को मेजरमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट जो है उसको उन्होंने बनाया थेल्मा के साथ मिल करके उनकी मदद से, जिसे आपकी कहा गया है कि थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। थर्स्टन की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है उसको थर्स्टन और उनकी पत्नी दोनों लोगों ने मिल करके इसका निर्माण किया और इसी के द्वारा इन्होंने 7 प्रकार की मानसिक जो क्षमताएं हैं इसका मेजरमेंट किया। यानी कहने का अर्थ है कि थर्स्टन द्वारा जो ये सिद्धांत बनाया गया, इस सिद्धांत को अल्पतंत्रीय सिद्धांत भी कहा गया, अल्पतंत्रीय सिद्धांत। तो ये आप कहेंगे कि अल्पतंत्रीय सिद्धांत क्यों कहा गया, जाहिर सी बात है मन में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो इस अल्पतंत्रीय सिद्धांत कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो सिद्धांत है इसमें बुद्धि को जो विभिन्न आपकी क्षमताएं थी, यानी जो आपकी 7 प्रकार की जो मानसिक क्षमताएं थी उसका मात्र एक ग्रुप माना गया, यानी जमावड़ा एक ही था जिसमें कोई एक सार्वभौमिक क्षमता नहीं होती। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी आपकी मेंटल एबिलिटीज़ थी उसकी जो प्रधान मानसिक क्षमताएं हैं कुल मिलाकर एक ही बात, कोरिलेशन, जिसके बीच में कोरिलेशन था। इसका मेजरमेंट उन्होंने थर्सन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के द्वारा किया। इस थर्सन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को जो मेज़र करने के लिए कहने का अर्थ है कि इस टेस्ट से मेज़र करने के लिए उन्होंने 7 प्रकार की मानसिक क्षमताओं को देखा और 7 प्रकार की मानसिक क्षमताओं का मेजरमेंट भी आपकी इसी के द्वारा किया गया, यानी ये थर्सन और उनकी पत्नी के द्वारा। ठीक है।